तो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में क्लास 11th के लिए एक और बढ़िया वाली सीरीज आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आप क्लास 9th या 10th लेवल पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ कर आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम आप पढ़ के आए हो सबसे पहले क्लास 9th में। क्लास 10th में जब आप आते हो तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरह के फॉर्मूलेज आप वहाँ पर ड्राइव करके आए हो और उनको समझ के आए हो अच्छे से। तो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पहले स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो 9th और 10th का जो बेस है उसी पर बेस्ड होंगे। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लो। कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कार्टेशियन सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर। तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली हैं पहले मैं एक बार उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। ओके, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, जो आप पहले से पढ़ के आए हो, जो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है जिसकी, वो है प्यारे बच्चों सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला और बाकी का जो बेसिक है जैसे पॉइंट को प्लॉट करना और ये सब कुछ, जब आप क्लास 9 का वो वीडियो देखेंगे जो जेई लेवल के लिए भी है तो आपको वहाँ पर वो सब कुछ तो आपको चाहिए, प्लस क्लास 10th और जेई लेवल के जो भी वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स के 3 या 4 वीडियो हैं वो भी आपको पहले से वहाँ पर देखने होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये आपको काम आने वाला है यहाँ पर सबसे पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है था क्या, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास कोई दो पॉइंट हैं, एक कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और एक और कोई दूसरा पॉइंट है मेरे पास पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ओके, तो अगर मुझे A और B दो पॉइंट पता हैं और मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स भी मालूम हैं, तो अगर कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये प्लेन पर, इस प्लेन पर कहीं वही लाई कर रहे हो, आपने पढ़ा होगा वहाँ पर कि ये दो पॉइंट इस प्लेन पर कहीं पर भी लाई कर रहे हो, A यहाँ पर लाई कर रहा हो, B यहाँ पर लाई कर रहा हो, A यहाँ पर लाई कर रहा हो, B यहाँ पर लाई कर रहा हो, A यहाँ पर लाई कर रहा हो, B यहाँ पर लाई कर रहा हो, कहीं पर भी इस प्लेन पर कहीं पर भी लाई कर रहा हो, आप उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। शर्त ये है कि आपको क्या पता होने चाहिए, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो उनकी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों वो था AB इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, क्यों नहीं आया, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी जब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। सेकंड जो चीज़ है प्यारे बच्चों वो आपको जो पता होनी चाहिए इस चैप्टर में वो ये कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A और सपोज करो एक पॉइंट है B, और A पॉइंट से B पॉइंट को मैं ज्वाइन करा देता हूँ और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x2 y2, इस तरह से। तो सपोज करो अगर A और B पॉइंट के बीच में कोई एक तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट का मैंने नाम रखा सपोज करिए R। क्या नाम रखा? R। सच दैट जैसे ही मैं ये पॉइंट R बनाता हूँ तो ये AB वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर देता है, M और N के रेशियो में, ये मैंने माना। तो ये जो पॉइंट R है इसके कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान होता है और उसके लिए हमने जो पढ़ा था वो था सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको सेकंड जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन है AB सच दैट उस पर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है R, वो इस लाइन AB को M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट हैं x और y वो सेक्शन फॉर्मूला से कैलकुलेट किए जाते हैं और दैट इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे। और y कोऑर्डिनेट, आपको अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है r का तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होगा my2 प्लस ny1
अपॉन m प्लस n, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा। सो ये आपको सेकंड जो थिंग है ये आपको याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था और उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास थर्ड नंबर पर मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो हमें पहले से हम पढ़कर आए हैं, और अगर हम नहीं पढ़कर आए हैं तो वहाँ पर वो वीडियो देखकर आप जान सकते हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास A और B दो पॉइंट हैं और उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है R जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो R के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं किससे, कौन से फॉर्मूले से? तो ये हमने पढ़ा था कि हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये m और n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से। लेकिन अगर सपोज करो ये जो m और n है ये आपस में अगर इक्वल हो जाए, m और n आपस में कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर रेशियो लिखता हूँ m और n का, और सपोज करो इफ m इक्वल्स टू n, तो अगर m और n का रेशियो अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो m अपॉन m हो जाएगा। n की जगह हम क्या लिख पाएंगे? m, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो कितना आएगा? 1:1 आएगा या नहीं आएगा? है ना। तो जब भी ये m और n जब भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, चाहे इनकी कोई भी वैल्यू हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए m और n पहले थे सपोज करो 7 और 8, है ना, पहले ये 7 था ये 8 था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं m और n इक्वल हो गए हैं, तो मतलब m भी 7 और n भी 7 हो गया, तो अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1:1। तो जब भी ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगी तो जो इनका रेशियो होगा वो कितना होगा? 1:1। और जब भी ये 1:1 होगा तो अगर मैं m और n की वैल्यू कहाँ पर पुट करता हूँ? सेक्शन फॉर्मूला में, तो मेरे पास बन के क्या तैयार हो जाता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना। m और n की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ m की वैल्यू 1 पुट करिए, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 पुट करिए, ये 1 और 1 का रेशियो हो जाएगा कब? जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो उस केस में हम जब m की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, तो x2 x1 बचेगा हमारे पास, अपॉन में m प्लस n बचेगा। तो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल कर आता है वो हमने क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है कि x इक्वल होता है इस केस में किसके? x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, एंड y इक्वल्स टू क्या? y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। ये हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट निकल कर आते हैं। कब निकल कर आते हैं ये क्लियर है, और बहुत डिटेल में चाहिए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का जो वहाँ पर वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जब भी ये रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे R जो पॉइंट है वो AB का क्या होगा? मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होगी, है ना। तो अब उस केस में ये रेशियो आपस में इक्वल होगा, और अगर रेशियो कभी भी आपस में इक्वल हो तो वो रेशियो कितना होगा? तो आंसर ऑलवेज 1/1, है ना, 1/1 ही तो होगा। यहाँ पर आप 100 लिखो, यहाँ पर भी 100 लिखो, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 1:1। यहाँ पर आप 5 लिखो, यहाँ भी 5 लिख लो, 5 से 5 कैंसिल, कितना रेशियो आया? 1:1। तो यहाँ पर लेंथ कितनी भी हो लेकिन अगर वो इक्वल है तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन का मिड पॉइंट होता है तो वो उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो आंसर है ऑलवेज 1:1 में। और इसका मतलब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 हो गई, और अगर m और n हमारा 1 होगा तो अगर हम m और n दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो इनको सॉल्व करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है ना। तो ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये भी आप क्लास 10th में पढ़कर आए हो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ये था हमारे पास 4th टॉपिक, वो ये था कि बच्चों अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, ये कोई एक ट्राइंगल है ABC और A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। ठीक है ना, ये इनके हमें कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास
इस इनकी तीनों वर्टिसेस पता है, इनकी तीनों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये आप पढ़कर आए हो क्लास 10th में, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पढ़कर आए हो, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। ओके, 1/2 क्या होगा यहाँ पर? x1 सबसे पहले लिखा होता था, याद है आपको? फिर इसके बाद क्या आता था? y2 माइनस y3, ऐसे। फिर इसके बाद क्या लिखते हो आप? प्लस x2, और फिर इसके बाद क्या आता है? y3 माइनस y1, इस तरह से। इसके बाद प्लस x3, और यहाँ पर क्या आता है? y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, और सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला आप पहले से पढ़ के आए हो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब हमें किसी भी ट्राइंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हो तो उस केस में हम उसका एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ये आप क्लास 10th लेवल तक पढ़ के आए हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी कंसेप्ट पहले आपको क्लियर होने चाहिए, फिर इसके बाद आप क्लास 11th में या जेई लेवल के लिए स्ट्रेट लाइन को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो फिर आप आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ इन कंसेप्ट्स के ऊपर जो आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना आता है। तो उस पर बेस्ड हमारे पास क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 10.1 में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जो आपको स्टार्टिंग में क्लास 10th की नॉलेज के बेसिस पर आपको उनके आंसर्स करने हैं। जिनमें से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। तो ये जो क्वेश्चन है कि इसको प्लॉट करने वाला, ये जो प्लॉटिंग है ये आप क्लास 8th या 9th लेवल पर सीख कर आए हो, है ना? लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक में गिवन है कि आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर प्लॉट करने हैं? कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने हैं, और फिर उनको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो देखो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले प्लॉटिंग के लिए आपने क्या सीखा है? सबसे पहले हमें तैयार करना होगा एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, कार्टेशियन सिस्टम एक तैयार कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस तरह से एक्स एक्सिस बना लेंगे और वाई एक्सिस बना लेंगे। ओके, ये आसान है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑरिजिन पर, 0 पर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नंबर हमें प्लॉट करने हैं, तो नंबर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर आते हैं। इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से रहेगा। ओके, ऊपर वाली बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 और 5। अच्छा, नीचे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरह से कुछ नंबर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम तैयार कर लिया। अब इसमें इन पॉइंट को प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ -4 और 5, इसको मुझे प्लॉट करना है। तो ठीक है, -4 और 5 को प्लॉट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले ऑरिजिन से हम जब स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑरिजिन पर खड़े हो जाते हैं, और पहले हमें कहाँ चलना है? -4 पर, यानी सबसे पहले हमें x की वैल्यू चलनी होती है, फिर y की। तो x की वैल्यू में कितनी चलनी है? -4। तो ऑरिजिन से -4 इस साइड में जाएंगे, क्योंकि ये वाली हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो -4 की तरफ चले, ऐसे यहाँ आ गए, इस जगह पर आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद y पर हमें कितना जाना है? 5। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ये y की तरफ चलना स्टार्ट हुए और 5 के सामने आ गए, ऐसे। ठीक है, 5 पर पहुँच गए। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा किसको शो करेगा? -4 एंड 5 को। ओके, इस पॉइंट का मैंने कुछ नाम रख दिया ए पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। ओके, इसी तरह से 0 और 7 प्लॉट करना है। तो 0 और 7 प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है? देखो,
ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे, x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू मुझे 7 तक जाना है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए, 7 तक चले जाइए ऐसे, यहाँ पर 6 बना लेते हैं, यहाँ पर कहीं 7 ऐसे, ओके। तो 0 सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखनी है, फिर y की वैल्यू 7 की तरफ चलना स्टार्ट करिए तो यहाँ आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा B पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 7, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाला ड्रॉ करिए 5 और -5। तो ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करो, x की वैल्यू 5 की तरफ चलिए, तो x की वैल्यू 5 की तरफ आ गए ये यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू -5 चलिए तो नीचे की तरफ आ गए यहाँ पर कहीं, इसके सामने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया, ठीक है ना, ये 5 से -5 आ गए, तो ये पॉइंट है हमारे पास C और ये शो कर रहा है 5 और -5 को, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी प्लॉट हो गया। फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए, -4 और -2। तो ऑरिजिन पर आकर खड़े होइए और यहाँ से -4 आइए, तो ये आ गए हम -4, ओके। फिर इसके बाद -2 पर जाइए, तो -2 पर नीचे की तरफ आए और ये हमारा -2 मिला, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा D पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हैं -4 और -2, इस तरह से, ओके। ये बिल्कुल आसान है। तो प्लॉटिंग करना आप क्लास 9th लेवल पर सीख चुके हो। तो अब आप इनको ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल बोला ना, तो आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करा देना है। जैसे A पॉइंट से हमने ज्वाइन करा दिया किसको, B को। अच्छा, B पॉइंट से हमें किसको ज्वाइन कराना है, B से हमें C पॉइंट को ज्वाइन करा देना है। तो यहाँ से मैं लेकर जाता हूँ इसको और इस पॉइंट से ज्वाइन करा देना है मुझे किसको, C को, ठीक है। अब C पॉइंट से ज्वाइन करा दो D को, तो D से लेकर जाइए और ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिए ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। ये एक रफ फिगर बनाया है मैंने, इस तरह से कुछ ABCD आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ उसने क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ये क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आप जानते हो क्या करते हैं हम लोग, एरिया निकालने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि उसका एक डायगोनल बना लेते हैं। लाइक जैसे A से मैं C को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से A से मैंने ज्वाइन किया C को, ये मैंने ज्वाइन करा दिया A से C, तो अब ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल आ गया ABC, ये वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है, और एक और ट्राइंगल आ गया ADC, ये ट्राइंगल। तो अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया निकालकर ऐड करा दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से मैं देखूं तो मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं, पहला ट्राइंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC A और दूसरा पॉइंट है B और तीसरा है C। A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास हैं -4 और 5, B के जो कोऑर्डिनेट हैं मेरे पास वो हैं 0 और 7, और C के जो कोऑर्डिनेट हैं मेरे पास वो कितने हैं, 5 और -5, 5 और -5, इस तरह से। और मुझे इस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप क्लास 10th लेवल पर क्या सीख कर आए हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। कब, जब आपको उस ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो हमने अभी रिवाइज किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो आंसर है कि जब भी हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल की अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका एरिया ऐसे निकाला जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इसके लिए अलग से हमें एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो वो वाली वीडियो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, एक्चुअल में आया कहाँ से। तो ये क्लास 10th लेवल पर हम पहले से सीख कर आ चुके हैं। तो ठीक है, ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास हुआ करता है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 एंड x1
यहाँ पर आता है y2 माइनस y3, ओके, प्लस x2, फिर हमारे पास आता है y3 माइनस y1, फिर इसके बाद आता है x3 और यहाँ पर लिखा होता है y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमें पहले से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा है x1 y1, ये है हमारा x2 y2, ये है हमारा x3 y3। अब हमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू पता है, वो यहाँ पर पुट करेंगे और इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। पुट करना स्टार्ट करिए। 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है -4, अच्छा, y2 की वैल्यू चाहिए कितनी है 7 और y3 की वैल्यू -5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 और फिर माइनस y3 की वैल्यू -5 है, वो इस माइनस को प्लस बना देगा ऐसे, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0, फिर इसके बाद y3 की वैल्यू कितनी है -5, ये लिख लिया हमने -5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 5, ओके, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है ना, x3 की वैल्यू लिख लेते हैं 5 और y1 माइनस y1 कितना है 5 और y2 कितना है 7, तो 5 माइनस 7। इस तरह से आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी x1 x2 x3 यहाँ पर, फिर y2 माइनस y3, ठीक है, ये कर दिया, फिर इसके बाद क्या किया y3 माइनस y1, ये लिख दिया, फिर इसके बाद y1 माइनस y2, ये लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दो। 1/2, ये 7 और 5 12 और 12 इंटू -4, दिस इज -48, ओके। अब 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आया, दिस इज 0, नाउ 5 माइनस 7 कितना -2 और -2 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना -10, ऐसे आ गया, ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर -48 और -10 ये मिलकर कितना बन गया -58, ओके। अब क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं हम और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब ये बाहर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे +58, इस तरह से, ओके। ये माइनस समझ आता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है क्लास 10th में कि क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव, इसलिए हम इसको कैसा ट्रीट करेंगे पॉजिटिव, ओके। तो 2 से इसको डिवाइड करा दो, दिस इज 2 जा एंड यहाँ पर 29, ये हमारे पास कितना बन के तैयार हो गया 29 यूनिट स्क्वायर या 29, हाँ ठीक है, ऐसे लिखता हूँ 29 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट रही हो मीटर सेंटीमीटर वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्राइंगल का एरिया आ गया 29 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये एक ट्राइंगल की बात हो चुकी, किस ट्राइंगल की बात हो चुकी बच्चों, इस ट्राइंगल की ABC, इतने ट्राइंगल का एरिया आप निकाल चुके हैं, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालिए, कौन सा, AD और C। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्राइंगल के एरिया के आंसर को और इस ट्राइंगल के एरिया के आंसर को क्या कर देंगे, ऐड करा देंगे, ठीक है। तो ADC ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं, तो यहां पर लिखता हूं, एक और ट्राइंगल है हमारे पास, इस बार है ADC। A के कोऑर्डिनेट हैं -4 और 5 और C के कोऑर्डिनेट हैं 5 और -5, ये A और C वाले कोऑर्डिनेट तो वही हैं। D के कोऑर्डिनेट इस बार कितने हैं हमारे पास, -4 और -2, ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ, D के कोऑर्डिनेट हैं -4 और -2। अब हमारा टारगेट इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है और ये इसी तरह से निकाला जाएगा। तो फिर से वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाएगा, तो आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है एरिया निकालने का, ठीक है। तो 1/2 ये ऐसे ही ठीक है। अब इसमें से आप डिसाइड कर लो कि ये x1 y1 है, ठीक है, ये हमारा x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 है, इस तरह से, ओके। अब आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने पर देखो बच्चों क्या मिलने वाला है, x1 -4
y2 माइनस y3 यानी -2 और -2 में से माइनस कराएंगे माइनस का 5 तो वो इसे प्लस का 5 बना देगा। ओके, प्लस x2 की अगर हम बात करें तो x2 हमारे पास कितना है -4। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली -4 लिखता हूँ। x2 की वैल्यू कितनी -4। ओके, y3 माइनस y1 चाहिए तो -5 इस तरह से आ जाएगा -5 ओके, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 y1 माइनस y1 है 5 और y2 कितना है -2 तो 5 में से माइनस करेंगे -2 वो इसको प्लस का बना देगा। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अब बस इसकी कैलकुलेशन करा लो। तो 1/2 और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 में से ये 5 में से 2 माइनस होगा 3 इंटू 4 कितना -12 आ जाएगा। अच्छा, -5 -10 इंटू -4 प्लस का 40। ओके, 5 + 2 7 और 7 इंटू 5 प्लस का 35 ऐसे ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 40 और 35 इसको ऐड करा लीजिए। ये कितना आ जाएगा 75 और 75 में से 12 को माइनस करा दीजिए। तो 75 - 12 तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 63 इतना। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या चल रहा है 2 इस तरह से। इसको लिख लेते हैं हम 63/2। ओके, इतना यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ABC ट्रायंगल का एरिया है, ACD ट्रायंगल का एरिया है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हुआ है तो इसका एरिया प्यारे बच्चों कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, कैसे निकालोगे तो आंसर है एरिया ऑफ ABC। अब एरिया ऑफ ABC हमने निकाला कितना आया 29 प्लस एरिया ऑफ दिस ये ट्रायंगल का एरिया ADC ट्रायंगल का एरिया तो ये हमारे पास कितना आया 63/2। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल के जब हमने एरिया निकाले तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आया 29 और दूसरा ADC ट्रायंगल का एरिया कितना आया 63/2। ओके, इन दोनों को हम ऐड करा लेते हैं। तो इसका आप LCM ले लीजिए और LCM लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना बनेगा ये हमारे पास 121/2 इतना यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। ओके, वॉट एवर द कैलकुलेशन ये आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो सिर्फ समझा रहा हूँ वो ये कि सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये 9th 10th लेवल का क्वेश्चन है। इसका 11th से कोई लेना देना नहीं है। आप 9th 10th में जो पढ़ कर आए हो सिर्फ आपको उसको एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो कैसे कर रहे हैं देखो, सबसे पहले तो वो कह रहा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन। तो जो पॉइंट को ड्रॉ करने वाली जो सिस्टम था किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी कोऑर्डिनेट को कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप क्लास 9th में सीख कर आए हो तो वो आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इनको ज्वाइन करके क्या बना दिया क्वाड्रिलेटरल। ओके, फिर इसके बाद आपको निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच ली तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना ये आप क्लास 10th में सीख कर आ चुके हो कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं जब उनके कोऑर्डिनेट पता हो। तो वो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर उन दोनों के एरिया लास्ट में क्या कर दिया ऐड कर दिया तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास निकल कर आ गया 121/2 यूनिट स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान है। ओके, तो क्लास 9th और 10th लेवल की जो आपकी नॉलेज है उसी पर बेस्ड क्लास 11th में हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 में सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो आपका 9th 10th का बेस जानना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका कितना अच्छा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है और जो कि किसके अलोंग बनाया गया है y एक्सिस के, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना के तैयार करना है और यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये y एक्सिस। ओके,
और यहाँ पर ऑरिजिन बनाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस को भी खींच लिया। ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन। ओके, ये बिल्कुल आसान है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस कहाँ पर आता हो, वाई एक्सिस पर, सच दैट कि जो बेस का जो मिड पॉइंट हो वो कौन हो, ऑरिजिन। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल इस तरह से, ये मैंने बेस ले लिया और ये पॉइंट मैंने रखा B और ये पॉइंट C। ठीक है, और इसका बेस यहाँ पर है तो इसका एक वर्टेक्स यहाँ पर कहीं रहा होगा A। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस कहाँ पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, और इसका जो बेस का जो मिड पॉइंट है वो ऑरिजिन है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, जबकि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें कितनी गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में बता रखी है कितनी, 2a। मतलब हमारी ये वाली जो साइड है ये 2a है, ये जो साइड है ये भी 2a है। ठीक है ना, और इसके बाद ये जो साइड है ये भी 2a है। ठीक है ना, इस तरह से ये भी 2a है। ओके, अगर ये 2a है और o मिड पॉइंट है तो बताइए ये वाली साइड कितनी होगी। तो आंसर है, अगर ये 2a है और ये मिड पॉइंट है तो a ऊपर होगा और a नीचे होगा। तो ये वाली जो साइड है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइट a, और इतनी ही a हाइट नीचे भी रही होगी, ऐसे। ये समझ आया, ये टोटल कितना है, 2a। ओके, और o क्या है, मिड पॉइंट। अगर o मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये दो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। तो 2a को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये a रहा होगा और ये भी a रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालने हैं पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। तो बताइए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे। तो ये तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक वाली नॉलेज चाहिए इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कि यहाँ से ऑरिजिन से ये कितनी हाइट पर है। तो आंसर है a हाइट पर, और वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ये पॉइंट B। अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑरिजिन से कितनी हाइट पर है, a हाइट पर। तो इसका मतलब B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड a, इस तरह से। ठीक है, फिर से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो C पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, तो आंसर है y एक्सिस पर। अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू होगी 0। ओके, और y की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है नीचे की तरफ ये a है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव होता है, तो नीचे की तरफ कितना आ रहा होगा, माइनस का a। ऐसे लिखेंगे, ये हमारा कितना होगा, माइनस का a होगा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले मैंने, ऐसे। पॉइंट B y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू 0 होगी, और ऑरिजिन से ये a हाइट है, ये डिस्टेंस कितनी है, a, तो इसका मतलब इसका a कोऑर्डिनेट रहा होगा, है ना, y की वैल्यू a रही होगी। ऐसे इसका कैसे निकाला, तो यह मैंने देखा कि C पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, y एक्सिस पर, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होगी। ठीक है ना, और ये C पॉइंट ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर। अब क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस का a। तो मुझे ABC में से B का कोऑर्डिनेट पता चल गया। B का कोऑर्डिनेट कितना है, 0a, और C का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 एंड माइनस a। अब एक और मुझे वर्टिसेस पता करनी है, a, ये वाला वर्टिसेस और पता करना है। तो ये वाला वर्टिसेस के लिए मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होगी, है ना। लेकिन ये x कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये डिस्टेंस जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और ये जो OAB, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें मुझे ये पता है और ये साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड पता कर सकता हूँ, है ना। तो ठीक है, मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ OAB, ट्रायंगल OAB, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से AB का स्क्वायर, AB हाइपोटेनस होगा ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ओके, ऐसे AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2a। ये हमें कैसे पता चला 2a, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हमें गिवन थी 2a। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2a, इसका स्क्वायर। अच्छा, OB कितना है, a, ये हमें कैसे पता चला था a है, तो आंसर ये टोटल 2a है और O मिड पॉइंट है, इसलिए ये a रहा होगा। तो ये लिख लिया हमने a, प्लस OA हम जानना चाहते हैं। अच्छा,
2a का स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर लाकर माइनस करा दीजिए, तो इधर हमारे पास क्या बचा होगा oa का स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करिए, कितना आएगा 3a स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है oa स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा इस रूट से, तो इतना यूनिट हमारे पास रहा होगा OA, ये डिस्टेंस रही होगी। OA की डिस्टेंस कितनी है a√3। ठीक है, तो OA ये अगर हमारे पास a√3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a√3 है अगर, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना होगा a√3 एंड 0। ठीक है ना, कितना आ जाएगा a√3 एंड 0। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो ये कि जो a का जो कोऑर्डिनेट है वो है a√3, a जो वर्टेक्स है वो है a√3 एंड 0, b जो वर्टेक्स है वो है हमारे पास 0 एंड a, और c जो वर्टेक्स है वो है हमारे पास 0 एंड माइनस a। इस तरह से ये हमें करके देना है। तो इसमें भी आप देखो तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ वही कंसेप्ट चल रहे हैं जो क्लास 9-10th लेवल पर आप सीख कर आए हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने बोला कि वाई एक्सिस पर बेस बनाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर बेस बना दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वाई एक्सिस पर बेस बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए? तो उसने एक बात क्वेश्चन में ऑल्सो बता रखी है कि जो बेस आपको बनाना है वो इस तरह से बनाना है सच दैट कि जो ऑरिजिन होता है वो उसका मिड पॉइंट बन जाए। इसका मतलब बेस आप यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ नहीं बना सकते, यहीं बनाओगे, क्योंकि आपको मिड पॉइंट कौन रखना है, ऑरिजिन को रखना है। ठीक है, और इसकी साइड 2a है, तो ये वाला पार्ट a और ये वाला पार्ट a। तो अगर b पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसकी x की वैल्यू तो 0 रही होगी, है ना, और ये जो ऑरिजिन से जो हाइट है वो कितनी है a, तो यानी कि ये a हो गया, 0 और a। इसी तरह से ये हमने निकाल लिया 0 एंड माइनस a। अब हमें a पॉइंट पता करना था, अब a पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट, तो y की जो वैल्यू है वो तो 0 रही होगी इस एक्सिस पर। अब हमें ये डिस्टेंस पता करनी है कि यहाँ से ऑरिजिन से ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो वो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस वाले ट्रायंगल में, और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया कि ये जो OA है इसकी वैल्यू कितनी है a√3। तो अगर ये a√3 है तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a√3 एंड 0। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसी तरह से आपकी जो बेसिक वाले फॉर्मूले जो आप पहले से पढ़ के आए हो, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन्हीं पर बेस्ड क्लास 11th में और जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों आपसे, यहाँ पर x और y एक्सिस ये मैंने बना लिया। ओके, अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है हमसे कि हमें 2 पॉइंट बनाने हैं P और Q सच दैट कि P और Q पैरेलल हो किसके, y एक्सिस के। फिर तो P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, फिर से हमें P और Q 2 पॉइंट बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट में P पॉइंट हमें बनाना है जैसे ऐसे x1 y1 मान लो आपने यहाँ बना दिया, और उसी के नीचे यहाँ पर पॉइंट Q बनाना है, और यहाँ पर x2 y2 ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P और Q है, ये इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। ये फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है। अगर ये पैरेलल है y एक्सिस के तो बताइए P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला होना चाहिए PQ डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि PQ क्या है, पैरेलल। PQ इज पैरेलल किसके, PQ यहाँ पर पैरेलल गिवन है y एक्सिस के, और अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर खास बात यह है कि जितना x1 होगा उतना ही x2 होगा या नहीं होगा। ये वाला जो लाइन है, इस वाली लाइन पर यहाँ पर x1 कैसे आया होगा, आपको ये सोचना है। तो आप इस तरह से सोचिए कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर 1, यहाँ 2 इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है 2 के सामने यहाँ पर, तो आप उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे,
जैसे मान लो यहाँ पर कुछ 3 है, ठीक है, यहाँ पर 2 और 3 लिखेंगे आप, है ना, ये 2 है तो यहाँ पर आपने तभी तो यहाँ पर 2 लिखा होगा, है ना, इस तरह से जब चला होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी लाइन को अगर मैं नीचे की तरफ ले जाऊं तो और यहाँ पर कोई एक पॉइंट बनाऊं तो वहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 ही तो रहेगी, यहाँ पर वॉट जो भी वैल्यू आ रही हो, है ना। तो आप ये समझो कि जब एक पॉइंट है यहाँ पर और एक पॉइंट है यहाँ पर, इन दोनों को मिलाकर एक लाइन बनाई गई तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर रही होगी, वही वैल्यू यहाँ पर रही होगी, तो तीनों जगह पर वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब अगर कोई एक ऐसी लाइन बनाई जाए जो पैरेलल हो किसके, वाई एक्सिस के, अगर ये पैरेलल तो तभी हो सकती है ना जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो, ऐसी एक सीधी लाइन जा रही हो, तो वहां पर तो जितनी भी x की वैल्यू होंगी वो सब इस वैल्यू के इक्वल होंगी। यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। लेकिन अगर ये लाइन ऐसी होती तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होती है x की, ये अलग होती और यहाँ पर अलग होती। अब लेकिन क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनानी है तो उस केस में जितनी वैल्यू x की यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर होगी, उतनी ही यहाँ पर होगी, तो हर जगह पर वैल्यू सेम चलती रहेगी क्योंकि पैरेलल बना रहे हैं। तो पैरेलल बना रहे हैं तो इसका मतलब इतना ये कह रहे हो आप कि जितनी वैल्यू x1 की होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी, x2 की होगी। तो यानी x1 और x2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जब PQ वाली जो लाइन है वो पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो उस केस में x1 इक्वल होगा किसके, x2 के। तो वो यहाँ पर पुट कर दो, तो x2 और x1 की वैल्यू अगर हम इक्वल पुट कर दें तो x2 की जगह x1 रख सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से ऐसा, और ये 0 हो गया हमारा पार्ट, है ना, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, y2 माइनस y1, इसका क्या होल स्क्वायर और उसका क्या चल रहा था, रूट। ओके, तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बचेगा y2 माइनस y1 का, y2 माइनस y1, ये हमारे पास PQ का आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर से PQ जब पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी उसी को ही हम नीचे खींच के ला रहे हैं, तो x की वैल्यू थ्रू आउट जो यहाँ पर रही होगी वही यहाँ पर होगी और वही वैल्यू यहाँ पर होगी, है ना। तो ये वैल्यू हमेशा कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर ये पैरेलल ना होता, अगर ये पैरेलल ना होता तो उस केस में P कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती, यहाँ कुछ और वैल्यू होती, लेकिन अगर इस वैल्यू को उठाकर ऐसा कर दोगे तो ये वैल्यू तो हमेशा कैसी होने वाली है, सेम रहने वाली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि x1 और x2 आपस में इक्वल हैं। ये हो गया एक पार्ट का आंसर। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया y एक्सिस और ये मैंने बनाया x एक्सिस, और इस x एक्सिस के पैरेलल मुझे एक लाइन खींचनी है। तो मैंने पॉइंट P और पॉइंट Q इस तरह से बनाने हैं सच दैट कि ये जो PQ वाली लाइन आए ये क्या हो, पैरेलल हो जाए, किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है ना। पॉइंट P और Q वाली लाइन ये पैरेलल है, ओके। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं, x2 y2, ओके। अब अगर ये लाइन पैरेलल है इस x एक्सिस के, तो आप जानते हो कि जितनी हाइट पर ये Q पॉइंट होगा उतनी ही हाइट पर पॉइंट P होगा, जितनी हाइट पर P पॉइंट उतनी हाइट पर Q पॉइंट। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर ये y1 है और ये y2 है और अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये y1 और y2 आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे हमने x के लिए समझा था कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, तो अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट है हमारे पास -2 और 3, और ये वाला जो पॉइंट है ये सपोज करो कुछ है हमारे पास 4 3, है ना। तो ये वाला 3 पॉइंट आपने कब लिखा होगा, जब यहाँ पर y की वैल्यू 3 रही होगी, है ना, यहाँ पर भी 3 रही होगी। तो इस बात का मीनिंग ये होता है कि ये 3 हाइट पर है और ये भी 3 हाइट पर है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल। तो इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पर होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होती, ऐसी होती, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और होती। लेकिन क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल बना दी गई है, तो ये वाला पॉइंट जितना होगा उतना ही ये वाला पॉइंट होगा, उतना ही ये वाला पॉइंट होगा। तो इसका मतलब y1 और y2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल। किस केस में, जब PQ क्या है, पैरेलल। तो जब PQ इज पैरेलल
टू द x एक्सिस, देन वी कैन से उस केस में y2 और y1 आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल। और अगर y2 और y1 आपस में इक्वल हैं तो PQ डिस्टेंस कितनी होगी, तो उस केस में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, ये आपस में इक्वल हैं y2 और y1, तो यहाँ y2 की जगह y1 लिख दीजिए ऐसे। ओके, तो ये y1 माइनस y1 जीरो हो गया ये वाला पार्ट। तो हमारे पास क्या बचा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट चल रहा होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी निकल कर आएगी किस केस के लिए, जब हमारा PQ क्या हो, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1, एक कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो अगर उनसे एक लाइन बनाई जाए जो कि पैरेलल हो x एक्सिस के, तो उस केस में उसकी जो डिस्टेंस होती है, जो PQ डिस्टेंस होती है, वो किसके इक्वल होती है, x2 माइनस x1 के। और अगर वो पैरेलल हो y एक्सिस के, तो उस केस में उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, y2 माइनस y1। ये हमारे पास दो केस बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें जो ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल 9th 10th लेवल का ही है ये के बाद, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगी तो इसका मतलब वो इक्वल हाइट पर होगी, यानी y1 और y2 आपस में इक्वल होंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा रहे हो आप, तो इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ है और कुछ बेसिक वाले कंसेप्ट यूज हुए हैं जो आप 9th 10th पर पढ़ कर आए हो। तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है हमारे पास प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको बेसिक वाली नॉलेज चाहिए, 9th 10th वाली, ठीक है ना। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, इसमें एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट, एक्स एक्सिस पर कोई हमें पॉइंट फाइंड करना है जो कि 7 6 और 3 4 से इक्वल डिस्टेंस पर हो। सपोज कर लेता हूँ ये कोई पॉइंट है मेरे पास 3 4, ये कोई पॉइंट है मेरे पास 7 6, ऐसा मैंने ये पॉइंट बना लिए 3 4 और 7 6। अब इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाला मुझे कोई एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो मैंने माना है वो पॉइंट यहाँ पर कहीं रहा होगा। अब क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एंड 0। y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 होगी, है ना। इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो a, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो b, और इस पॉइंट का कुछ नाम रख लो c। अब ये जो c पॉइंट है क्योंकि x एक्सिस पर है इसलिए y की वैल्यू 0 होगी और x की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर रही होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि ये जो पॉइंट c है ये पॉइंट a से जितनी डिस्टेंस रखता है उतनी ही पॉइंट b से रखता है, यानी AC और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल, ठीक है। फिर से फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट आपको फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर से है, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि AC किसके इक्वल है, BC के। ओके, अब AC डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप निकालिए। तो AC डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप निकालते हो तो क्या निकल कर आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेता हूँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AC की। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, BC। BC आप कैसे निकालोगे, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ओके, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस, BC डिस्टेंस। अब रूट से रूट कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab, इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 16। ओके, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर, इस तरह से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कराओगे तो प्लस में कितना आएगा, 36, ये आ जाएगा। ओके, यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36।
अच्छा अब सॉल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा ये 14x इधर लाओ तो प्लस का 14x हो जाएगा और माइनस में क्या चल रहा है 6x। ओके, अब 49 और 36 को ऐड कराना है हमें, और इनको जब ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 9651448, ये हमारे पास बन गया कितना 85, और 16 और 9 25 इधर ले जाकर माइनस करा दीजिए इस तरह से। ओके 14 माइनस 6 ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया 8x, ठीक है। और यहाँ पर 85 में से ये माइनस करा दीजिए तो ये हमारे पास कितना बन गया 60, तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 60/8, या इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो जो x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो हमने क्या लेकर चले थे x और 0 था ना हमारा, तो जो C पॉइंट है, अब क्योंकि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 15/2, तो वो हमने यहाँ लिख लिया और साथ में क्या 0। इस तरह से हमारे वो पॉइंट निकल कर आ जाएगा जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, और वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से कैसी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो फिर से लास्ट टाइम, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है आपको जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से कैसी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब AC और BC ये दोनों आपस में कैसे गिवन है हमें, इक्वल। तो हमने AC डिस्टेंस निकाली, यहाँ पर लिखा, BC डिस्टेंस निकाली, यहाँ पर लिखा, और ये दोनों आपस में कैसे लिख दिए, इक्वल। फिर इनको जब आपको केयरफुली सॉल्व करना है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x एक्सिस पर जो कि A और B पॉइंट से कैसी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 15/2, 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको जो आप पहले से पढ़कर आए हो। जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया है ना, इससे ये पीछे वाले में यहाँ भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, और कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो ये हाइट और ये हाइट इक्वल ही होनी चाहिए, है ना। इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से बेसिक से कंसेप्ट हैं जो आपने 9th या 10th में सीखे थे कि जैसे अगर ये हाइट a है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आंसर y एक्सिस पर पॉइंट है तो x की वैल्यू 0, और हाइट a है तो यानी ये पॉइंट a रहा होगा तो 0a बन जाएगा। तो ये 9th 10th वाले बेसिक वाले कंसेप्ट पर बेस्ड आपके पास क्लास 11th की एक्सरसाइज 10.1 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम प्यारे बच्चों अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कौन सा कंसेप्ट, जो क्लास 11th में जो नया कंसेप्ट है जो आपने 10th या 9th में नहीं पढ़ा था, उसमें जो हमारा पहला जो कंसेप्ट होगा वो होगा स्लोप ऑफ अ लाइन, और स्लोप ऑफ अ लाइन को हम पूरा डिटेल में समझेंगे।